साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का ऑब्जेक्टिव नंबर 2 एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ये यूनिट 10 का ये टॉपिक है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने आपको बताया है। एक एक प्रश्न की जानकारी आपको डिटेल में दी जा रही है, जिससे मान लीजिए एमपीपीएससी मेंस में अति लघु यानी 3 नंबर के प्रश्न के रूप में लिखने को अगर आता है तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा, ईवीएम का प्रयोग पहली बार किस लोकसभा चुनाव में किया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि नई नई चीजें कैसे निर्वाचन आयोग में ऐड की गई हैं, कुछ फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, लेकिन पूरी जानकारी देने का हम आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ईवीएम के बारे में बात करते हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में कब यूज किया गया। ऑप्शन ए है सन 2004, ऑप्शन बी है सन 2007, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी है 1982। तो कब यूज किया गया ईवीएम का लोकसभा चुनाव के लिए, आइए देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि 2004 में ईवीएम का प्रयोग पहली बार किया गया था। अब ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, किसने बनाया है, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका प्रयोग पहली बार 2004 के लोकसभा चुनाव में किया गया था। इससे पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के लिए, तो केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र में यूज किया गया था और लोकसभा चुनाव में 2004 से यूज किया जा रहा है। ठीक है, निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है, सैलरी कितनी मिलती है। ऑप्शन ए है 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 2,80,000 रुपए, ऑप्शन सी है 2,50,000 रुपए, या फिर ऑप्शन डी है 3 लाख रुपए। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 2.5 लाख रुपए इनको सैलरी के रूप में मिलता है। अब ये 2.5 लाख रुपए किसकी सैलरी और होती है वो भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 की धारा 3 में बताया गया है, यह अधिनियम आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। 1991 की धारा 3 में बताया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। याद रखना है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई की बात नहीं की जा रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे, यानी कि 2.5 लाख रुपए जो है वो इनको प्रतिमाह वेतन मिलता है। और सीजीआई का वेतन कितना है, तो 2,80,000 है, याद रखिएगा। तो इनको जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, कितना, 2.5 लाख रुपए। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा भारतीय संविधान के किस धारा में कहा गया है। ऑप्शन ए है धारा 324(5), ऑप्शन बी है धारा 324(6), ऑप्शन सी है धारा 324(4), या फिर ऑप्शन डी है धारा 325। आइए देखते हैं इसका आंसर, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। सही आंसर बी, यानी कि धारा 324 की 6 में यह बताया गया है कि अगर निर्वाचन आयोग केंद्र में कोई चुनाव आयोजित करवाता है तो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि उसको कर्मचारी उपलब्ध कराएं। अगर राज्य में कोई चुनाव जैसे विधानसभा के चुनाव करवाता है तो यहाँ पर राज्यपाल की ये जवाबदारी है कि उसको कर्मचारी उपलब्ध कराएं। और कर्मचारी कौन से कर्मचारी होते हैं, तो वही जो अध्यापक होते हैं, आपके शिक्षक वर्ग जो होता है आपका, वही कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, वो ड्यूटी वगैरह लगती है अलग अलग गाँव में जाकर के, वो सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक है, चलिए यही हमने इसमें बताया है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो कितने दल जो वर्तमान में राजनीतिक दल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, और नवीन अभी हाल ही में कौन सा जोड़ा गया है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन है ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, या फिर ऑप्शन डी है 9। आंसर की बात करते हैं, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से दल हैं, आइए बताते हैं। तो देखिए, वर्तमान में कुल 8 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से, तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी। और जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है इसको अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तो ये नवीन पार्टी है जिसको राजनीतिक दल का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में। आपसे प्रश्न इसमें से और कैसे बन सकता है कि इनमें से कौन सी एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और इनमें से कोई एक नहीं दिया रहेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए, वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि फुल फॉर्म आपके एमपीपीएससी के एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन है वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेवल,
ऑप्शन बी है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर ऑप्शन सी है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका फुल फॉर्म होता है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, वीवीपैट का फुल फॉर्म वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल है। इसका पहली बार प्रयोग नागालैंड विधानसभा क्षेत्र के नॉक्सेम में 2013 में किया गया था। तो पहली बार वीवीपैट का प्रयोग कब किया गया था? तो नागालैंड की विधानसभा क्षेत्र नॉक्सेम में 2013 में किया गया था। लोकसभा की बात करते हैं तो 2019 से लोकसभा के चुनाव में भी इसका प्रयोग हो रहा है। सर ये वीवीपैट क्या होता है? तो जैसे आपने किसी को अगर वोट दिया है तो आपके सामने एक पर्ची निकल के आ जाएगी, उस पर स्पष्ट लिखा रहेगा कि आपने इस पार्टी को वोट दिया, इस चुनाव चिन्ह का बटन आपने दबाया है। क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि हम बटन कुछ और दबा रहे हैं, वोट किसी और पे पड़ रहा है, तो ये एक तरह से आपको प्रूफ के लिए ये आपको मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है आचार संहिता का प्रयोग पहली बार कब किया गया? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी है 2002 में। आपसे पहली बार पूछा जा रहा है कि पहली बार कब किया गया। अब इसमें लोकसभा विधानसभा बिल्कुल कुछ भी नहीं बताया गया, पहली बार पूछा गया है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 1980 में इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। मुझे सी कुछ गड़बड़ लग रहा है। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। देखिए 1960 इसका सही आंसर है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, मुझे कुछ याद आ रहा है। तो सही आंसर इसका है जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 1960 में पहली बार प्रयोग किया गया था आचार संहिता का। आइए देखते हैं, इसको सही कर लीजिएगा। तो आचार संहिता निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित एक नियम है। यह चुनाव की तारीख से चुनाव की समाप्ति तक चलती है। जिस दिन चुनाव की तारीख की घोषणा होती है उस दिन आचार संहिता लग जाती है, और जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आचार संहिता चलती रहती है। ठीक है, पहली बार इसका प्रयोग केरल विधानसभा चुनाव 1960 में किया गया था। याद रखिएगा, केरल विधानसभा चुनाव 1960 में पहली बार प्रयोग किया गया था। लोकसभा में पहला प्रयोग 1962 में किया गया। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है आचार संहिता से संबंधित? तो सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, चलिए आचार संहिता के अंतर्गत जब आचार संहिता लग जाती है आप किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 करंट का टॉपिक है। करंट का प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की थीम या फिर विषय क्या था? ऑप्शन है सभी मतदाता सही मतदाता, ऑप्शन बी है सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक, ऑप्शन सी है जागरूकता मतदान का आधार है, ऑप्शन डी है एक मतदान उज्जवल भविष्य के लिए। तो क्या थीम थी, क्या विषय था? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सभी मतदाता बने सशक्त व जागरूक। ये इस बार की यानी 2021 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। आइए देखते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, प्रतिवर्ष 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था। तो ये भी आपसे कोई भी प्रश्न इनमें से बन सकता है, तो ये भी हमने आपको जानकारी दे दी है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? कितने समय तक, टेन्योर क्या होता है, कितने समय तक कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन है 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या फिर ऑप्शन डी है 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। आइए देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपना टेन्योर होता है इनका। ये मतलब इतने दिनों तक ये अपनी पदावधि इनकी होती है, काम कर सकते हैं। देखिए अब ये बताया कहाँ गया, संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया, हमने आपको पहले ही बताया था। तो निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1911 की धारा 4 में यह बताया गया है कि निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 1960 के दिन, मान लीजिए 1960 में किसी ने पद ग्रहण किया तो वो 6 वर्ष यानी 1966 में उसको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1960 में किसी ने पद ग्रहण किया और उस समय उसकी आयु जो है वो 62 वर्ष है, तो फिर वो केवल 3 साल ही काम करेगा, यानी जैसी 65 वर्ष की आयु पूरी होगी वो हट जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 यदि विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों पर कोई आरोप लगता है तो निर्वाचन आयोग किसे सलाह देगा उसे हटाने के लिए? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है राज्यपाल को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी राज्यपाल को यहाँ पर सहयोग, यहाँ पर सलाह देगा निर्वाचन आयोग। क्योंकि विधानमंडल कहाँ पर होता है? तो विधानमंडल राज्य में होता है। देखिए पूरी जानकारी आपको देते हैं, प्रश्न समझ में आएगा। देखिए
तो यदि विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव के बाद कोई आरोप का सामना करना पड़ता है तो उन्हें हटाने के लिए निर्वाचन आयोग राज्यपाल को सलाह देता है, क्योंकि राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, केंद्र में राष्ट्रपति प्रमुख होता है। केंद्र में कोई ऐसा केस होता है तो राष्ट्रपति को सलाह देगा और राज्य में कोई ऐसा केस होता है तो राज्यपाल को सलाह देगा। कौन? निर्वाचन आयोग। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। भारतीय संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट में 6 वर्ष तक कार्य किया हो, ऑप्शन बी है हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक कार्य किया हो, ऑप्शन सी रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर ऑप्शन डी है कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि कोई भी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कोई भी योग्यता नहीं बताई गई है। कल वाले वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि बड़े आश्चर्य की बात है कि इतना महत्वपूर्ण पद और कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं। तो निर्वाचन आयुक्त एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे। महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। 10 कल हमने कराए थे, 10 ये कराए हैं। इतना सफिशियंट है। अगर और भी कोई करंट के प्रश्न बनेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित तो हम उसको भी लेकर के आएंगे। फिलहाल ये भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 वीडियो समाप्त होते हैं। इसके बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग लेकर के आने वाले हैं। फिर उसके बाद आपका यूपीएससी, सारे मतलब जितने भी आयोग हैं वो हम आपको क्लियर करा देंगे। सीबीसी वगैरह सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। नोटिफिकेशन बेल दबाना अति आवश्यक है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसी के माध्यम से मिलती रहेंगी। सुबह यूनिट 9 की क्लास चल रही है ऑब्जेक्टिव वाली। बिल्कुल आज सुबह हमने ई गवर्नेंस की वीडियो अपलोड की है, नहीं देखा हो तो जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्राइब पूरी जानकारी आपको एक एक प्रश्न के बारे में दी जा रही है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सहयोग करते रहिए।